हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 8, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। Emergency provisions. So, a state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during certain crisis situation. So, emergency का मतलब क्या है? Emergency हम सबको पता है कि कोई भी ऐसी situation जो कि क्राइसिस वाली है, जिसमें कोई परेशानी है। ठीक है, मतलब emergently या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले तो वहां पर भी इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं। नॉर्मल वार्ड तो अलग हो गया, लेकिन अगर किसी जो भी पेशेंट है उसकी तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई है तो उसको हम लोग कहाँ भर्ती कर सकते हैं? उसको हम लोग इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजन एक इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ऐसी स्टेट है जो कि कौन डिक्लेयर करता है या फिर कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसको हम लोग क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं। Under the advice of Cabinet of the Minister, the President can overrule many provisions of the Constitution which guarantee fundamental right to the citizen of India. The emergency provisions, अब ये कहाँ पर होते हैं सारे emergency provision? Constitution के अंदर। The emergency provisions are contained in part, कौन सा पार्ट है ये? 18 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो भी पार्ट है मेरे, जिसमें हम बता रहे हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में कि जब क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी तो सारे जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो मेरे पार्ट 18 में कवर होते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 352 से 360 तक सारे इमरजेंसी प्रोविजंस को बताया गया है। These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. और ये जो provisions होते हैं ये क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्या करते हैं? कोई भी abnormal situation को कैसे डील करना है, कैसे उसको फेस करना है, वो उसको वो पावर बेसिकली देती है कि कैसे हम उस सिचुएशन को सही से डील कर सकते हैं, कि अगर बाय चांस कहीं पर इमरजेंसी आ जाए तो उस केस में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारे प्रोविजन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। ठीक, अब the second, the rationality behind the incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. और इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली अगर डिक्लेयर है या फिर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है तो इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की सॉवरेनिटी या फिर यूनिटी, उसकी इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को हम कैसे वहां पर सेफगार्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब है कितनी तरह की मेरी इमरजेंसी होती हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो 3 तरह की मेरी इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं। सबसे पहले आता है मेरा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तीसरा है मेरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं कि ये तीनों इमरजेंसी क्या क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है मेरा नेशनल इमरजेंसी। सो द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी सभी इमरजेंसी को जो कि किससे रिलेटेड है, कि पर्टिकुलर अगर सपोज करो कि कहीं पर वॉर की स्थिति आ गई है, पर्टिकुलर कंट्री ने दूसरी कंट्री पे बेसिकली लड़ाई को डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, कहीं बाहर से कोई लड़ाई हो सकती है। तीसरा आर्म्ड रेबिलियन, तो आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू भी, अगर बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हो कि कहीं पर भी अगर कंट्री की वेल बींग को खतरा है, कहीं पर भी वॉर की चांसेस है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब हम नहीं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। और उसको हम कैसे बनाते हैं? अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का इनडायरेक्ट मतलब है कि वो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी बेसिकली प्रोक्लेम की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। अब है ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। सो अंडर आर्टिकल 352, तो 352 से 360 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन बताए गए हैं। तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना। नेशनल इमरजेंसी का अगर क्वेश्चन आता है कि या तो वॉर की कंडीशन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो, इन तीनों केसेस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। और ये आर्टिकल 352 के अंदर आता है। मतलब कहीं पर भी अगर पर्टिकुलर इंडिया, मतलब जो कंट्री है इंडिया है, उसकी कहीं पर सिक्योरिटी को कहीं थ्रेट होता है, कहीं नुकसान हो सकता है, या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट थ्रेटेंड है
और वो इन तीनों चीजों से थ्रेटेंड हो सकता है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती है। अब है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल occurrence ऑफ वॉर और आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है, वॉर होने लगा है, तब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, या फिर प्रेसिडेंट के पास वो भी राइट है कि ये वॉर जब डिक्लेयर हुआ है उससे पहले भी उसको अगर कोई भी अंदेशा लग रहा है कि हाँ वॉर के चांसेस हैं, वॉर हो सकता है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। When a national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. On the other hand, when it is declared on the grounds of armed rebellion, it is known as internal emergency. देखो, एक्सटर्नल इमरजेंसी का क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब हुआ कि ऐसी सारी इमरजेंसी या फिर ऐसी सारी सिचुएशन जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है कुछ ऐसी चीजों की वजह से जो कि इंडिया के बाहर से है। मतलब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे वॉर किया, मतलब अगर इंडिया पे किसी ने वॉर किया, ठीक है, किसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को थ्रेट है किसी बाहर वाले देश से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन किसी बाहर वाली कंट्री से। लेकिन उसी तरह से जो आर्म्ड रेबिलियन है वो इंडिया के अंदर ही होता है, मतलब इंडिया के अंदर जो आर्म फोर्सेज हैं वहां पर अगर लड़ाई का या फिर वहां पर वॉर की चांसेस हो गए तो वो इंटरनल इमरजेंसी होगी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, और इंडिया के बाहर से अगर इंडिया को थ्रेट है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई। ठीक। अब आता है कि इस इमरजेंसी में पार्लियामेंट्री अप्रूवल और कैसे इसका ड्यूरेशन रहता है। ठीक। सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मैंने बताया था कि यहाँ पर इमरजेंसी को हम प्रोक्लेम करते हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो जब ये इमरजेंसी का इशू कर दिया गया है, मतलब कि जो भी मेरी नेशनल इमरजेंसी है उसको क्या करा गया, उसको इशू कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर भी था कि नेशनल इमरजेंसी में जो भी मेरा प्रेसिडेंट होगा वो उसको डिक्लेयर करेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर ये इमरजेंसी जब ये डेट ऑफ इशू इसको हो गया है, मतलब ये इमरजेंसी इशू कर दी गई है, उससे एक महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ही क्या होगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द रेजोल्यूशन takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक हमने क्या समझा कि अगर हमें अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो जिस डेट पे वो इशू करी गई है उसके 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी कि हाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अगर बाई चांस जो भी पार्लियामेंट है उसका जो लोकसभा वाला हाउस है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होता रहता है हर 5 साल में, बाय चांस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ सपोज करो और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई है उस केस में क्या होगा कि एक ही हाउस बचा है, राज्यसभा, दूसरा हाउस तो है नहीं, तो उस केस में जब तक मेरी लोकसभा नहीं बन जाती है, तो अगर फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा हो गई है तो उससे 30 दिन, मतलब अगर आज मेरी लोकसभा बनी तो और आज की फर्स्ट मीटिंग है तो 30 दिन तक टाइम रहेगा कि उस वो जो मेरा डेट ऑफ इशू होगा मेरे नेशनल इमरजेंसी का उसको अप्रूव करने का, और ये तभी हो सकता है जब मेरे राज्यसभा ने उस पर्टिकुलर को अप्रूव कर दिया हो, उस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया हो। ठीक है। अब है इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस ने उसको अप्रूव कर दिया है, द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। तो अगर दोनों हाउसेस ने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है, मतलब लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया है और राज्यसभा ने भी, तो ये जो इमरजेंसी है ये 6 महीने तक चलती रहती है कंटिन्यूसली, and can be extended to an indefinite period within an approval of parliament for every 6 months। तो ये ऐसे अगर डिफॉल्ट केस की बात करें तो ये 6 महीने तक चलेगी, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये बढ़ सकती है, और इसमें क्या होगा कि हर 6 महीने बाद जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल जरूरी होगा। ठीक है। Every resolution approving the proclamation of emergency or is continuous must be passed by either House of Parliament by a special majority। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इमरजेंसी है ये कंटिन्यूसली चलती रहे या फिर इसका प्रोक्लेमेशन है, यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली, वहां पर हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगी। ठीक है। अब इस नेशनल इमरजेंसी से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे वो देखते हैं। सो अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज से हमने इसको ग्रुप किया है कि कैसे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो उस केस में अगर पर्टिकुलर कंट्री है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो हमें देखा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। तो अगर ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। So while a proclamation of emergency is in force, the normal fabric of central-state relation undergoes a basic change. This can be studied under 3 heads. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी अगर प्रोक्लेमेशन, अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया है तो उस केस में सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक छोटा सा बेसिक चेंज आएगा। अब उस चेंज को हमने 3 हेड्स में क्लासीफाई किया है, बेसिकली 3 मैटर्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, तो सेंटर बिकम्स इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर। तो यह तो हमें पता ही है कि एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, कि हमने उसमें भी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, कि एग्जीक्यूटिव में क्या होगा कि जो भी मेरा सेंटर है वो उसके पास ये पावर होगी कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सके, मतलब जितने भी मैटर्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टेट को। ठीक है, फिर है मेरा लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव में क्या होगा? द पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेज ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो इस केस में क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास वो पावर होगी कि वो लॉज को बना सके, मतलब वो लॉ को बना सके जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, The laws on state subjects by the parliament become inoperative 6 months after the emergency has ceased to be in operation। और पार्लियामेंट ने, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए, ठीक है, और 6 महीने के बाद ये नेशनल इमरजेंसी क्या हुई कि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो ये जो लॉज होंगे इनका भी वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल, सो द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और अगर नेशनल इमरजेंसी हो गई है तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास वो पावर होगी कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है रेवेन्यू का सेंटर और स्टेट को, वो उसको मॉडिफाई कर सके, उसको चेंज कर सके। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज आएगा, एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव और एक फाइनेंशियल। तो ये था मेरा पूरा नेशनल इमरजेंसी का। दूसरी इमरजेंसी है मेरी प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है। तो इसके साथ कौन आर्टिकल डील करता है, याद रखना आर्टिकल 355। ठीक है, Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो आर्टिकल 355 ये बताता है कि मेरी जो भी गवर्नमेंट है, हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट ऐसे काम करनी चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in a state. This is popularly known as President Rule। और अगर ये जो, तो बेसिकली क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल कर दी गई है, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, सो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन मतलब ये कैसे लगेगा, तो द प्रेसिडेंट रूलर कैन प्रोक्लेम अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। तो 2 ग्राउंड पे ये इमरजेंसी लग सकती है प्रेसिडेंट रूल, जो कि है आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with provision of constitution। तो जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, बेसिकली याद रखना कि प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ पर कीवर्ड ये चीज है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगा तब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक, अब ये 2 ग्राउंड्स पे लग सकता है, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पहला केस क्या होगा, आर्टिकल 356 के हिसाब से पहला केस ये होगा कि प्रेसिडेंट को वो पावर मिली होगी इस जो भी प्रेसिडेंट रूल है उसको प्रोक्लेम करने की, अगर वो फुली सेटिस्फाइड है कि जो भी गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो अपना जो काम कर रही है, अपना जो भी वर्क कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाके काम कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, दूसरा है मेरा आर्टिकल 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effects to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई स्टेट है पर्टिकुलर, मैंने बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करती है कि जो स्टेट है वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है या फिर वो सेंटर का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके साथ साथ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो भी मेरा प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक, तो दो यहाँ पर केसेस हो गए। एक केस हो गया कि जो भी मेरी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपना काम जो है जो वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर पा रही है, और दूसरा हो गया कि जो स्टेट है वो फेल कर जा रही है जो भी मेरे सेंटर से डायरेक्शन आ रहे हैं उसको फॉलो करने में। ठीक, तो इन दो केसेस में मेरा प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर आता है इसका भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। सो अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो जैसे वहां पर 1 month था, यहाँ पर दोनों हाउसेज का मुझे अप्रूवल चाहिए 2 month में जब तक वो इशू किया गया है। However, if the proclamation of president rule is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution provided the Rajya Sabha। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे वहां पर क्या था, वहां पर हमें 1 महीने का टाइम मिला हुआ था। ठीक, अगर 1 महीने में क्या हुआ कि मेरी लोकसभा वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो जब तक मेरी लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है उसके 30 दिन तक ये जो बिल है मेरा, बेसिकली ये जो इमरजेंसी है, इसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, और तब तक क्या होना चाहिए, तब तक राज्यसभा इसको अप्रूव कर दी जानी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम है, 2 months का टाइम है। अगर उन 2 महीनों में लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो जब तक मेरी लोकसभा फॉर्म होगी और जब मेरी लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी तो उससे 30 डेज में क्या है, मुझे इसका क्या मिल जाना चाहिए, मुझे इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और उतने टाइम के बीच में राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर देना चाहिए, तभी इसको अप्रूवल मिलेगा। ठीक, तो ये सिमिलर था जैसे मेरा नेशनल इमरजेंसी के केस में था, बस वहां पर 1 month था, यहाँ पर मेरा 2 month है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सो द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट। तो अब क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल का मतलब है प्रेसिडेंट का राज है। ठीक, तो प्रेसिडेंट रूल जब डिक्लेयर हो जाएगा तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएंगी, जैसे कि he can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। तो जो भी पर्टिकुलर स्टेट पे जहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पावर होंगी, प्रेसिडेंट के पास वो ऑप्शन होगा कि उनकी पावर को ले लेना। अब हो सकता है कि वो गवर्नर हो या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं स्टेट से रिलेटेड, उनकी पावर को लेने की जो पावर है वो मेरी प्रेसिडेंट के पास होगी। नेक्स्ट है मेरा ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होगा, जो भी स्टेट लेजिस्लेटर की पावर होंगी वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाएंगी। फिर ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनी बॉडी अथॉरिटी इन स्टेट। इसके साथ साथ वहां पर क्या होगा कि वो सस्पेंड कर देगा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस स्टेट के अथॉरिटी से रिलेटेड। तो ये सारे मेरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरे प्रेसिडेंट रूल के, जो कि प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स आ जाती हैं। लास्ट मेरी जो इमरजेंसी आती है वो आती है मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड होगा इस इमरजेंसी में। सो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, आर्टिकल 360 इससे डील करता है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजिंग ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेन्ड। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि अगर नेशन की जो सिक्योरिटी थी उसको थ्रेट था तो नेशनल इमरजेंसी को हम लोग प्रोक्लेम कर देते थे। उसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी को कब प्रोक्लेम करेंगे, जब पर्टिकुलर नेशन की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर उसकी जो बोल सकते हो जो पैसे रिलेटेड जो उसका इकोनॉमी है बेसिकली बोल सकते हैं, वो अगर थ्रेटेंड हो जाती है तो वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरा प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा। पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होगा, अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो मेरे प्रेसिडेंट रूल की तरह ही यहाँ पर भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए और 2 months का मुझे टाइम मिलता है। However, if the proclamation of financial emergency is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha placed during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. Once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues। ठीक है, देखो इसमें क्या था, जैसे कि मेरी जो नेशनल इमरजेंसी थी वो 6 month तक चलती थी। ठीक, वही चीज यहाँ पर समझाई गई है जैसे था कि जो मैंने पहले 2 में बताया था वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर बाई चांस लोकसभा अगर डिसॉल्व कर दी गई है तो लोकसभा की जब तक फर्स्ट मीटिंग होगी उसके 30 डेज में मुझे इसका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो वहां पर क्या था 6 month तक था और ये इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते थे पार्लियामेंट के अप्रूवल से हर 6 महीने में।
उसी तरह से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलती रहती है, जब तक वो प्रेसिडेंट खुद नहीं खत्म कर देता या फिर खुद नहीं रिवोक कर देता। रिवोक मतलब खत्म करना होता है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रहेगी, जब तक मेरा प्रेसिडेंट नहीं बोल देता कि हाँ अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की या पर्टिकुलर नेशन की वो अब सही है, उसको किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है, तब तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती रहती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ओवर फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाती है यूनियन गवर्नमेंट को सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो कि स्टेट के हैं उस पर। दूसरा है रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट। यहाँ पर जो भी स्टेट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्टेट को सर्व कर रहे हैं, उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस में रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया है या फिर नेशन है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थ्रेट है। नेक्स्ट है मेरा रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास विद द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो अगर लेजिस्लेचर जो है पर्टिकुलर स्टेट का अगर उसने पास कर दिया है पर्टिकुलर मनी बिल को, तो प्रेसिडेंट का वहां पर रहता है कि प्रेसिडेंट को भी उसको पास करना पड़ेगा या फिर उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर है डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर होगी कि वो डायरेक्ट कर सके कि किसकी सैलरी पे रिडक्शन करना है, या तो सारे मेंबर्स होंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट के मेंबर्स हैं, यहाँ पे स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर सैलरीज का रिडक्शन होगा। उसी तरह से यूनियन में जितने लोग काम कर रहे हैं हो सकता है कि उनकी भी सैलरीज जो है वहां पर रिडक्शन करना पड़े, उनके अलाउंसेस में रिडक्शन करना पड़े। एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसी के साथ साथ यूनियन के जो पर्सन हैं वो तो हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो है उनकी भी सैलरीज का रिडक्शन है। उसके साथ साथ जो भी जजेस होंगे मेरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हो सकता है कि उनकी भी जो सैलरीज है, उनकी भी जो अलाउंसेस हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में कम हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।